में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे और आप बोलोगे सर आनंद का भाव पैदा हो रहा है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्लास आप लोग के लिए, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते ना, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे जितने भी प्यारे बच्चे हैं, मेरे प्यारे जितने भी भाई हैं, सब लोग लाइव आ जाए जल्दी से। और आपको एक काम करना है, क्या करना है, आप सभी को आज एक बार सभी को सबको वीडियो को शेयर करना है। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है ना। चलिए जैसे ही सब लोग क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं तब मैं स्टार्ट करूंगा। फिर आप लोग कहते हो सर हम पीछे छूट गए। नहीं, आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे आज। चलिए आज तो सबको साथ ले जाने का दिन है जी, आपको हम पीछे क्यों छोड़ें। चलो फटाफट आ जाओ सब लोग, जितने भी लोग हैं फटाफट आ जाइए सब लोग। यस, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है। एक गोलीय दर्पण लेते हैं, इसकी परावर्तक पृष्ठ का अगर हम बनाते हैं तो इसका जो वृत्ताकार सिरा होता है इसका व्यास क्या कहलाता है। व्यास, ठीक है ना। ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसका पूरा व्यास होता है। व्यास क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। वक्रता त्रिज्या कहलाता है, कुछ लोग कह रहे हैं जी नहीं। देखो इसका जो हमारा ये फ़ोन काम नहीं कर रहा है ठीक है, हमारा एक फ़ोन काम नहीं कर रहा है, सॉरी। ठीक, जिस पे मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ता हूँ वो मेरा फ़ोन ही काम नहीं कर रहा है। यस, ये जो इसका व्यास होता है, ध्यान से देखिएगा, त्रिज्या नहीं बात हो रही है, उसका जो व्यास होता है ना, उसका क्या कहलाता है, उसका मुख्य अक्ष कहलाता है। उसका मुख्य अक्ष कहलाता है व्यास जो होता है, ये पूरा मुख्य कहलाता है। हम लोग कई बार तो इसे प्रधान अक्ष भी कहते थे ना, प्रधान अक्ष कहलाते थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मुख्य अक्ष कहलाता है ना। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण के फोकस दूरी, अरे भाई साहब क्या लिखा है, फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। आप सोच के देखो, जिसकी 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। बोलो गुरुजी, R इज इक्वल टू अगर 32 सेंटीमीटर है ना तो F का जो मान होगा ना वो 32 का आधा कर लो आप, 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। लेकिन अब आपको सोचना है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उत्तल देने का मतलब है ये पॉजिटिव ही होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो सब लोग, ऑप्शन नंबर सी सही है। यस गुरुजी, हम लोग 100 लोग जुड़ चुके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होनी चाहिए। अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ये जरा बताइए आप सभी लोग। ऋणात्मक होने पर यस एक का सर जी, चलो ठीक है हम देख लेते हैं भाई साहब। देखो ऋणात्मक जब भी हमारा प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक जब भी आता है तो ऋणात्मक आने का मतलब ये होता है कि ये वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है, तभी तो ऋणात्मक आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा जी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 में। लेकिन नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन किसके द्वारा हो जाता है। प्रश्न संख्या 4, ठीक है। तो हमारा जो अधिकांश अपवर्तन होता है ना वो हो जाता है हमारा हो जाता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से ही जो होता है अधिकांश अपवर्तन हो जाता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए से होगा। यस ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बैंक में 2018 का क्वेश्चन सबसे हार्ड था। सब लोग कहते हैं कि 2018 का क्वेश्चन सबसे हार्ड था, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा हार्ड नहीं था। आप लोग बढ़िया से कीजिए। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। यानी कौन सा रंग प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है वायुमंडल में, ये आपको बताना है ना। ये बताना है कि कौन सा प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है ना। तो सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन रंग का होता है वायुमंडल में वो होता है नीला रंग का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कहा जाता है 2018 सबसे टफ था, 2018 सबसे टफ था कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखो प्रकीर्णन जो होता है ना, प्रकीर्णन लाल का कभी अधिक नहीं होता। वायुमंडल में बात हो रही है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन जो होता है वो नीले रंग का होता है। अगले क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6।
है ना। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? आपको बहुत तेजी में बताने हैं। बहुत बढ़िया हिमांशु कुमार जी, शंकर कुमार, सतीश, शिशुपाल कुमार जी, निशा पटेल, सरकार रवि। तो भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा होती है 50 हर्ट्ज जो होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छा मेहनत कर सकें, हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करें। आप वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वोल्टमीटर के स्केल पर 0 वोल्टमीटर से 1 वोल्टमीटर के बीच में 20 विभाजित चिन्ह हैं, ठीक है ना। मतलब कि 0 से 1 तक जाने में 20 विभाजित चिन्ह हैं, तो वोल्टमीटर में अल्पमापांक कितना होगा? अल्पमापांक कितना होगा वोल्टमीटर में? बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि किसी वोल्टमीटर के स्केल में 0 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में 20 विभाजन चिन्ह दिए गए हैं, तो वोल्टमीटर का मान कितना हो? देखो आपको कुछ नहीं करना है, एक जाने में अगर 20 लगता है तो आप भाग कर दीजिए। 20 को अगर आप 1 से भाग करते हो तो राइट है ना, 20 से 1 को भाग करते हो, 0 पॉइंट देने से 0 आएगा, तो 0.05, तो 0.05 ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा, 0.05। नेक्स्ट है हमारा, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? माइक्रो एम्पियर कौन सी है? 8वां नंबर क्वेश्चन। हिम्मत नहीं हारना है मेरे बच्चे, किसी भी हाल में आपको हिम्मत नहीं हारना है। सुभाष जी, दिलखुश जी, रितेश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा में क्या होता है? तो एक जो माइक्रो एम्पियर होता है ना, माइक्रो देखो, एक होता है मिली, एक होता है माइक्रो। तो माइक्रो जो होता है ना 10⁻⁻6, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आप 80 सही होगा। आप लोग मुझे ये बताइए कि ये जो एम्पियर है ना, ये किस मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? सबसे पहले कौन कहता है? मैं देखना चाहता हूँ, मैं आपके नाम को पढ़ना चाहता हूँ, सबसे पहला आंसर किसका आता है? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साउंड प्रॉब्लम, साउंड होगा आज, साउंड होगा। तो एम्पियर जो है ना वो हमारा विद्युत का होता है, धारा का होता है। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। किसी छड़ चुंबक रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबक के क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होती है, ये आपको बताना है। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबक के क्षेत्र की दिशा क्या होती है? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग मुझे उत्तर बता दीजिए। यस, बहुत बढ़िया है ना। तो किसी भी छड़ चुंबक के अंदर जो होता है ना, उत्तर देखो यहाँ पर उत्तर लिखा गया, सॉरी, उत्तर होगा। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना। एन से एस होता है, एन से एस, उत्तर से दक्षिण होता है। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? उदासीन तार का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 10, उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो मेरे भाई आप सभी को पता है ना कि जो है ना, जो तार में मतलब कि विद्युत नम्य तार, जो विद्युत नम्य तार होता है जिसमें करंट होता है उसका रंग लाल होता है। विद्युत नम्य तार का रंग लाल होता है और उदासीन तार का रंग काला होता है। उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला होता है। यस गुरुजी, काला होता है। बहुत बढ़िया, सबका सही है, काला होता है, काला होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? हमने बताया था आपको कई बार कि इस तरह से हमारा होता है, मोटर होता है। मोटर में आप लोग देखेंगे इस तरह से हमारा वलय लगा रहता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर आधा और आधा करके वलय लगा रहता है, ये इसको घूमने में मदद करता है इस तरह से। ठीक है ना। यहाँ पर जो होता है आधा चंद्र का आकार होता है। तो किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो ये होता है हमारा विद्युत मोटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा, मोटर में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? क्वेश्चन नंबर 12, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? गुड्डू कुमार जी, संजीव कुमार, बहुत बढ़िया। देखिए जल विद्युत संयंत्र क्या होता है कि वहां पर के जिले के एक बांध बनाया गया है और बांध के ऊपर में यहाँ पर पानी बहुत भरा हुआ है, तो पानी जो रखा है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है और उस पानी को ऊपर से नीचे गिरा करके टरबाइन के द्वारा बिजली उत्पादन किया जाता है। तो जो पानी पहले से रुकी होती है ना, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। नेक्स्ट है, नरोरा नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में उपस्थित है? नरोरा नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13,
ठीक है ना। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सबको याद होता है कि नरोड़ा जो है ना वो कहाँ पर स्थित है। राजस्थान गलत है, राजस्थान गलत है मेरे भाई। नरोड़ा राजस्थान में नहीं है मेरे बच्चे, राजस्थान में नहीं है। नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है, आप लोग नहीं देखेंगे, सर्च मार के देखिएगा। नरोड़ा उत्तर प्रदेश में। निशा पटेल का आंसर सही है, गुड्डू कुमार का सही है, बहुत बच्चों का सही है। अरे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर भी ऑप्शंस देख सकते हैं। अरे भाई साहब, बुझा हुआ चूना एक होता है बिना बुझा हुआ चूना, ये तो बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO को बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, CaO को बुझा हुआ चूना कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है ना, रुक जाओ। बुझा हुआ चूना क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड देख लीजिए, मुझे ऑप्शन को देखने दीजिए, सॉरी ऑप्शन देखने दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर मिस्टेक है, वो नहीं होगा, सॉरी ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन में मिस्टेक है। बुझा हुआ चूना ऑप्शन मिस्टेक है। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला ये थोड़ी होता है CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 होता है। यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं दिया है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है। CaOH का होल 2 होता है बुझा हुआ चूना, CaOH का होल 2 होता है, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया। सॉरी मैंने ऑप्शन नहीं गलत लिखा है, टाइपिंग मैंने गलत किया है, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देख सकते हैं जिंक का है ना, जिंक का देख लीजिए। कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया किया जाता है Zn+ में CuSO4, कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया कराया गया तो जिंक सल्फाइड और कॉपर अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया को आप लोग क्या बोलोगे, इस अभिक्रिया को आप क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, जब जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो जिंक कॉपर सल्फेट है ना, जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। हम इसे कहते हैं विस्थापन, हम इसे कहते हैं विस्थापन या एकल विस्थापन। तो ये विस्थापन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी होगा, विस्थापन है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगर कोई नीला को लाल कर देता है ना, नीला को लाल कर देता है, कोई ऐसा विलयन है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो उसका pH मान कितना होगा। सबसे सीधी बात है, नीले को करता है इसका मतलब वो अम्ल है, और अम्ल है तो उसका pH मान जब भी होगा तो 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ, ए सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी किसमें आपको ऑक्जेलिक अम्ल देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए संतरा में जो होता है ना, इसमें हमारा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा में। टमाटर में जो होता है ना, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सिरका में जो होता है ना, वो उसमें एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। और इमली में जो होता है वो टार्ट्रिक अम्ल होता है, सबको याद है ना। तो ऑक्जेलिक होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18, फुल स्पीड रहेगा, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर देंगे। निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है। ठीक है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सबसे अधिक क्रियाशील धातु तो वो पोटेशियम होता है, पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है ना। वो सब चीजें बाद में देखिए, पहले होता है हमारा सोडियम, सॉरी पोटेशियम। नेक्स्ट है एक्वारेंजिया में किस अनुपात में, एक्वारेंजिया किस अनुपात में है ना सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है। यानी कि एक्वारेंजिया जो होता है उसमें HCl और HNO3 का रेशियो क्या होता है। मैंने कई वीडियो में आपको बताया है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें इसका रेशियो क्या होता है। एक्वारेंजिया रॉयल जल जिसको कहते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, किस अनुपात में। बहुत बढ़िया, 3:1 सर जी। हाँ, अगर HCl पहले रह जाए तो आप समझ लेना कि ये 3 यहाँ पर आएगा और 1 यहाँ पर जाएगा, तो 3:1 मेरे भाई सबसे परफेक्ट आंसर है, 3:1, जो कि ऑप्शन नंबर आप सी में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा CHO अभिक्रियाशील मूलक कौन सा है, बता दीजिए। CHO का प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है। प्लीज सर सब्जेक्टिव स्टार्ट कीजिए ना प्लीज। अरे भाई साहब, मेरी बच्ची 100% विश्वास कीजिए हमारे ऊपर, आपका सब्जेक्टिव होगा। आप अगर ऐसा कहते हैं तो हम कल से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, विश्वास करते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, विश्वास क्यों करें, यही तो बात है ना, क्यों करें सर आपका विश्वास। CHO जो होता है ना, ये हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रोपेन सूत्र, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 होता है। प्रोपेन का आणविक सूत्र
C3H8 होता है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, जल्दी से बता दो। गुरुजी C3H8 का अगर हम सहसंयोजक बंधन निकालें तो कितने हो सकते हैं, जल्दी बताओ। सबसे पहले हम इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1 2 3 H यहाँ पर एक, 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 यहाँ पर H और यहाँ पर H। जल्दी से आप गिनती कर लो, फटाफट कर लो। 1 2 3 3 6 7 8 9 10, 10 होते हैं। तो 10 सहसंयोजक बंधन होते हैं प्रोपेन में। किसमें कितने होते हैं, 10 होते हैं। देखो 10 होते हैं, बढ़िया से देखिए आप लोग, कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, गलती करने की कोई जरूरत तो है ही नहीं, 10 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस यस बढ़ जाइए सर। अगला क्वेश्चन नंबर आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु साइज पर क्या असर पड़ता है। ऑप्शंस नीचे हैं, आपको ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे नहीं, तो जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिए कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज पर क्या असर पड़ता है। ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं। याद रखना जब भी कि अगर हम लोग बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो हमारा साइज घटता है, हमारा साइज घटता है। गलती कर देते हैं कि बढ़ता है, नहीं नहीं नहीं, घटता है। हमारा साइज क्या होता है, जल्दी बताओ, घटता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व मतलब होते हैं खड़े खड़े स्तंभ। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हम सारे कमेंट देख रहे हैं सर, आप हिंदी करा दो, इंग्लिश करा दो, जरूर संस्कृत करा दो, सब कुछ कराएंगे बच्चों, है ना। ऊर्ध्व स्तंभ जो होता है ना, खड़े खड़े स्तंभ 18 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि एक छात्र प्रश्नावली में दिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन से सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट में तनु विलयन में सार्वभौम सूचक का कुछ बूंद मिलाते हैं उसका रंग कैसा हो जाएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24। कहते थे जी सबसे हार्ड क्वेश्चन आया था 2018 में। ठीक है, रंग जो होता है ना, हरा नहीं होता है, नीला होता है, नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, तो आसान क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उसमें जो उत्पन्न लोह होता है उसका रंग कैसा होता है। उसका जो लोह होता है ना, उसका रंग कैसा होता है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उसमें उत्पन्न आग की लोह कैसी होती है। ठीक है, तो उसका जो लोह का रंग होता है ना, वो चमकीला और उजला होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखिए, जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है, आधे घंटे के बाद देखा जाता है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, तो उस जांच प्रणाली में विलयन कौन सा था। देखिए जांच प्रणाली में कौन सा विलयन था जो लोहे के रंग को बदल दिया, वो सा विलयन था। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है कि जब हमने बताया था कि लोहे का कॉपर सल्फेट के साथ होता है Fe, है ना, या फिर लोहे का हाँ कॉपर सल्फेट के साथ होता है, तो यहाँ पर सल्फाइड ये इसका रंग उड़ा देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, FeSO4 घोल था वो, ऑप्शन नंबर सी FeSO4 हमारा आंसर होगा। बहुत बढ़िया सुमेंद्र, अच्छा है, बहुत बढ़िया सचिन, अच्छा है। देखो अगर 2018 को झेल गए ना तो फिर सब इजी। में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए होता है, यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए किसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बताना है। ठीक है ना, बहुत तेजी में। तो जो हम लोग रक्त नापने के लिए, जो ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो प्रयोग होता है ना, रक्त मापने के लिए जो प्रयोग होता है ना, वो स्फिग्नोमैनोमीटर का होता है। स्फिग्नोमैनोमीटर का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। स्फिग्नोमैनोमीटर का होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान पर, घावल लिखा गया सॉरी, घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। यानी आप सीधा कह सकते हो कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा चीज ऐसा है जो कि अवरुद्ध करता है, यानी कि आपको मदद करता है। रक्त का थक्का बना करके अवरुद्ध करता है, यानी कि रक्त को बहने से रोकता है। कौन सा चीज है, तो मेरे भाई प्लेटलेट्स जो होता है ना, ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है और बहने से रोकता है।
अगला क्वेश्चन है कि अव2 को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने की क्या आवश्यकता है। अव2 ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। अव2 को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शंस देख लीजिए, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी। देखिए हमारा ये जो थायराइड ग्रंथि होता है ना, थायराइड ग्रंथि होता है ना, इसी में हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। थायरॉक्सिन हार्मोन इसे बनता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है ना। और इस हार्मोन को बनाने में जो आवश्यकता होता है वो सोडियम का होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए, सोडियम का होता है। ऑप्शन नंबर ए से होगा, सोडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 चलते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 30। देखो मैं पूरा क्वेश्चन बैंक आपको दूंगा ताकि आपके अंदर का जो डर है ना, आपके अंदर का जो डर है ना, वो मैं उसे खत्म कर सकूं। पूरी तरह से डर को मार दूंगा, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, तो मस्तिष्क का जो वो भाग होता है ना, वो हमारा होता है अनुमस्तिष्क, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क के पीछे होता है। अनुमस्तिष्क बोलो, ऐसे को हम लोग पश्य मस्तिष्क बोलते हैं। पश्य मस्तिष्क होता है, ये शरीर का संतुलन बनाता है, पश्य मस्तिष्क। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन किस में मदद करता है। पादप हार्मोन जो साइटोकाइनिन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये साइटोकाइनिन का कार्य क्या होता है। 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो, तो साइटोकाइनिन का जो काम होता है वो क्या होता है मुख्य रूप से। चलिए, पहला ऑप्शन दिया है कि प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करना। हाँ, अग्रभाग की वृद्धि करना तो इसका काम होता ही होता है साइटोकाइनिन, ठीक है ना। तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, या फिर सभी। क्वेश्चन नंबर कर दीजिए सब लोग, 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए राइट आंसर ऐसे मेरे ख्याल से इसका प्ररोह की अग्रभाग में लंबाई की वृद्धि करना, लेकिन जो साइटोकाइनिन होता है ना, इसका काम मेरे ख्याल से तने में वृद्धि करना, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज परफेक्ट आंसर, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर, हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी होती है। ऑप्शन नीचे दिया गया है, ऑप्शन नीचे दिया गया है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है ना। मैं सभी को कहना चाहता हूँ आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। चलिए, तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि जो होती है ना, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। इसमें मुकुलन हो जाता है, हमने कई बार बताया, कम से कम वीडियो में 50 बार बताया होगा। मुकुलन होता है, मुकुलन होता है, मुकुलन होता है। गलती करके आप मत आ जाना एग्जाम में, ठीक है ना। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, ठीक है ना। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, ठीक है ना। परागकण कौन सा भाग बनाता है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। आप सभी को पता है कि परागकण जो होता है ना, ये पराग कोश में पाए जाते हैं, पराग कोश में पाए जाते हैं। और ये जो पराग कोश है ना, ये हमारा भाग किसका है, ये भाग है पुरुष का। ये हमारा नर भाग का भाग है, नर भाग का। तो स्त्री काटो बाह्यदल पुंज, जैसे पंखुड़ित है ना, पुंकेसर जो होता है ना, पुंकेसर जो होता है ना, यहीं पर हमारे बनते हैं, है ना। पुंकेसर का ही भाग होता है, उसी में पाया जाता है पराग कोश, उसी में होता है परागकण। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में, निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा मादा है ना, मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए इसमें अंडाशय मादा का ही भाग होता है, गर्भाशय भी मादा का होता है ना, डिंब वाहिनी भी मादा में होता है। लेकिन ये जो शुक्रवाही देख रहे हैं ना, ये जो नसें हैं शुक्रवाही, ये होता है पुरुष में, होता है पुरुष में, ये मादा में नहीं है। क्वेश्चन वही बोला गया कि कौन सा भाग मादा में नहीं होता है, ठीक है ना। तो आंसर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे पास कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो आप सभी को मालूम है ना कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र का कौन सा युग्म होता है। क्वेश्चन नंबर 36। स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र का कौन सा युग्म होता है। तो जितने भी स्त्री होते हैं ना, उसमें एक्स और एक्स दोनों होता है। इसमें पूर्ण जोड़ा होता है एक्स एक्स का, और पुरुष जो होता है उसमें एक्स वाई होता है। सबको याद है ना। अगला है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों। देखिए ये लोग बायोलॉजी का है, आपको पहला चैप्टर ही है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसका क्लोरोफिल घुल जाए। ऐसा इसलिए होता है ताकि इसका क्लोरोफिल अलग हो जाए, क्लोरोफिल पानी में घुल जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा
है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कितना गुना करके देखा जाता है। स्लाइड जो होते हैं ना छोटे छोटे चीज, तो उसको देखने के लिए कितना ज़्यादा जूम किया जाता है, 5 गुना जूम, 10 गुना जूम, कितना ज़्यादा जूम होता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कितना गुना जूम करके, तो है ना, तो हमें से देखा जाता है 10 गुना जूम करके। ऑप्शन नंबर बी होगा 10 गुना जूम करके। नेक्स्ट है, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को हम क्या कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो दो तंत्रिका तंत्र के मध्य खाली स्थान को हमने कई बार पढ़ा है। देखना आप लोग अगर 40 में 40 ऑब्जेक्टिव आपके साइंस में सही नहीं हुए तो मुझे कहना, 100% मेरी गारंटी है 40 में 40 सही होगा। ठीक है ना। दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग कहते हैं सिनेप्स दरार। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। लास्ट क्वेश्चन कहते हैं अंत भला तो सब भला, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। देख करके बताइए कौन सी श्रृंखला आपको सही लग रही है, कौन सी श्रृंखला आपको सही लग रही है, देख करके बताओ कौन सी श्रृंखला आपको देख के सही लग रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं हमारे ऊपर, सर आप ऑब्जेक्टिव कराते हो सब्जेक्टिव नहीं कराते। मैं आपको बता रहा हूँ ना, भी रुक जाओ। ठीक है, तो देखो ये जो होता है ना, ये हमारा है घास को गेहूं, गलत बात है। घास को बकरी, बकरी को मानव, ये सही लग रहा है मुझे। बकरी को गाय गलत है, घास को बकरी, बकरी को मछली गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखो, ये श्रृंखला बिल्कुल सही है। ठीक है ना। देखो तो आप लोग कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ अब, आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा अपने नाम के साथ, अपने नेम के साथ आप मुझे कमेंट करना भाई मेरे कि आप लोगों ने 40 में से कितने सही किए और 2018 के द्वितीय पाली में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। द्वितीय पाली में कैसे प्रश्न पूछे गए थे आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इस पहले वाला जितना भी साल है उसमें 20 ही क्वेश्चन थे, बस यही 40 थे। ठीक है ना। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए 230 ऑब्जेक्टिव आप इसे आसान ना समझें। 230 में अगर आप 225 कर लेते हैं और स्कूल से आपको अगर 40 में से 40 मिल जाता है तो 265 नंबर आपके इधर ही हो जाते हैं। फर्स्ट के लिए 300 अंक चाहिए मेरे बच्चे। आप फर्स्ट तो ऑब्जेक्टिव से ही कर जाते हो, बाकी के नंबर्स मैं हूँ ना, मैं बढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लो, मदद करूँगा आपकी। धन्यवाद, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी से 15 मिनट के बाद हम मिलेंगे, 15 मिनट के बाद मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ पर हम लोग देखेंगे 2018 का तृतीय पाली। जय हिंद। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।